हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और इसमें हम देखेंगे जून 2016 पार्ट बी के सारे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और देखो सॉल्यूशन जो है ट्रिकी होगा, जो कि आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिलेगा। कहीं ना कहीं पीवाईक्यू करना आपके लिए जो है हैबिट बनता है क्वेश्चन सॉल्विंग का। तो आप वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, कंसिडर द इम्प्रॉपर रीमान इंटीग्रल इंटीग्रेशन 0 to x y to the power -1/2 dy। दिस इंटीग्रल इज कंटिन्यूस है इस इंटरवल में, है ना, और कंटिन्यूस है ओनली इस इंटरवल में, डिसकंटिन्यूस है इस इंटरवल में, और डिसकंटिन्यूस ओनली इस इंटरवल में। तो कुछ इंटरवल दिए गए हैं और कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के बारे में पूछा गया है सिंपली इस इंटीग्रल का। तो चलो इसको करते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ देखते हैं कि इस इंटीग्रेशन में है क्या। कुछ नहीं है इस इंटीग्रेशन में, हमें सिर्फ और सिर्फ एक इंटीग्रेशन करना है, जनरल इंटीग्रेशन से भी हो जाएगा, तो जो कि -1/2 dy है। और आपको पता ही है कि इंटीग्रेशन में आपका सारे के सारे जो है यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, और डिवाइड में भी ये हमारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और जो भी हमारे पास लिमिट दी हुई है, अपर लिमिट x है, लोअर लिमिट 0 है। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व आउट करूँ तो यहाँ से y टू दी पावर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, और इसमें हम अगर लिमिट रखेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। तो देखो यहाँ से जो है ये रूट में आ जाएगा, मतलब 2 ऑफ रूट x और 0 हो जाएगा। तो मतलब ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ रखा है जनरली। अब अगर देखा जाए तो ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन आ रखा है ये हमारा जो है कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस कैसे होता है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। कंटिन्यूस कैसे होता है, ये जो है 0 से इनफाइनाइट के बीच में जो है कंटिन्यूस होगा। कैसे कंटिन्यूस होगा, देखो जो हमारे पास √x का जो ग्राफ होता है वो हमारा जनरली इस प्रकार से होता है, और ये इनफाइनाइट पर ऐसा चला जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है और इनफाइनाइट पर जा रहा है, तो उसके बीच में कहीं ना कहीं ये पूरा टोटली हमारा क्या है, कंटिन्यूस है। और जनरली पॉलिनोमियल भी हम कह सकते हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। आप जनरली इसका अगर ग्राफ चेक करोगे तो भी आपको कंटिन्यूटी मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस इंटरवल में जो है कंटिन्यूस है, ये वाला ऑप्शन कंटिन्यूस ओनली इस इंटरवल में। तो सिर्फ और सिर्फ कह रहा है कि 0 इंक्लूड नहीं है कह रहा है, और ये भी तो नहीं है भैया, ये भी गलत है। ठीक है, ओनली इसमें नहीं है भैया, 0 भी इंक्लूडेड है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डिसकंटिन्यूस है इसमें, डिसकंटिन्यूस के सवाल ही नहीं होते। जो कंटिन्यूस है तो डिसकंटिन्यूस है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया है। कुछ था ही नहीं, देखो जनरली थोड़े टाइम में हो गया है। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन को इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। ठीक है, अब सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। fn(x) बराबर जो है 1/n² प्लस x² है, और n का वैल्यू 1 2 अप टू सोन x है ना। तो कहाँ तक जा रहा है, x जो है हमारे पास 1/2 से 1 में बिलोंग कर रहा है। तो कह रहा है कि सीक्वेंस इज मोनोटोनिक एंड लेस एंड हैज़ 0 एज द लिमिट फॉर ऑल these as n tends to infinite. The sequence is not the monotonic but जो has fx जो है 1/x² as the limit n tends to infinite. The sequence is monotonic and has fx is equal to 1/x² as the limit as n tends to infinite. The sequence is not monotonic but has 0 as the limit. वो हमको बताना है। अब चूंकि पार्ट बी का क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं एक ही ऑप्शन हमारा इसमें से करेक्ट होगा। बहुत आसान है, चलो करते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया है, देखो इसको सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर एक जो है फंक्शन जो है सीक्वेंस का पैटर्न जो है जनरेट करेगा। तो देखो यहाँ पर है fn(x) जो यहाँ पर दिया हुआ है वो है 1/n² प्लस x²। ठीक है, अब आप अगर जो है सीक्वेंस को एक एक सीक्वेंस को अगर आप लेते हो तो हर एक जो है सीक्वेंस अलग अलग बनेगा, ये पता है। ठीक है ना, ये चीज़ पता है। तो यहाँ से हम इस प्रकार से इसको सोच सकते हैं कि मोनोटोनिक बतानी है ना, तो मोनोटोनिक है तो इंक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए। ठीक है, चलो इसको हम एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। अब देखो ये जो सीक्वेंस है ना, चलो कुछ सीक्वेंस हम लिख करके देख लेते हैं एक बार, ज़्यादा ये है तो देखो f1(x) क्या हो जाएगा, जहाँ n है वहाँ 1 हो जाएगा, तो 1/1 प्लस x² हो रहा है।
दूसरा अगर मैं f2x की बात करूँ तो 1/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो रहा है। ऐसी मैं f3 की बात करूँ, f3x की, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है 1/3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ऐसे अप टू सो ऑन चलता जाएगा। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, सिंस देखो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो n+1 है वो तो हमेशा बड़ी होगी ना n से, भैया ये तो क्लियर बात है ना। अब मैं स्क्वायर करूँगा तब भी ये बड़ी रहेगी ना, तब भी ये बड़ी रहेगी, ये भी क्लियर बात है, ये तो पता ही है आप लोगों को, है ना। तो यहाँ से अब मैं अगर दोनों साइड में x को जोड़ दूंगा तो 1n+1 का होल स्क्वायर प्लस अगर मैं एक्स स्क्वायर कर दूँ तो भी ये बड़ी होंगी ना, यह तो भी ये बड़ी होंगी, प्लस मैं एक्स स्क्वायर जोड़ रहा हूँ। अब मैं 1/, कर दूंगा, तो 1/, अगर मैं करूँगा तो आप यहाँ से एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि ये चीज़ जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये चीज़ जो है छोटा हो जाएगा, मतलब 1/n+1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 1/n स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो है ये डिक्रीजिंग टाइप का बन रहा है, तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो रहा है हमारा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो एफ एन एक्स है इज़ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो देखो सबसे पहले तो यहाँ से देखो तो सीक्वेंस इज़ नॉट मोनोटोनिक, तो यहाँ से गलत हो जाएगा ना, ये गलत हो जाएगा। और द सीक्वेंस इज़ नॉट मोनोटोनिक बट हैज़ जीरो लिमिट, तो नॉट मोनोटोनिक का कह रहा है कि मोनोटोनिक तो है ही है, ठीक है, मोनोटोनिक तो है ही है, तो इसका मतलब 2 और 4 तो यहाँ से गलत हो जाएगा। लेकिन अब बचता है हमारे पास सीक्वेंस इज़ मोनोटोनिक, यहाँ पर भी मोनोटोनिक है, इसका मतलब इस ऑप्शन को भी चेक करनी है हमें, और यहाँ पर भी मोनोटोनिक है, इसका मतलब इस ऑप्शन को भी चेक करनी है। चेक क्यों करनी है, क्योंकि यहाँ पर एफ एक्स का बात यहाँ पर कुछ कहा गया है, एफ एक्स के बारे में कह रहा है कि हैज़ 0 एज द लिमिट फॉर ऑल एक्स जो है अगर 1/2 से 1 में है एज एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये कहा जा रहा है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो है एफ एक्स एज द लिमिट, ठीक है ना, एज एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, मतलब जो 1/x स्क्वायर है वो हमारा लिमिट है कह रहा है। तो इसको हमें अभी चेक करनी पड़ेगी, और इसको चेक करने का बहुत ही सिंपल से एक तरीका है। वो तरीका क्या है कि जो हम यहाँ पर करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ एन ऑफ x इज़ इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और हमारे पास जो फंक्शन है एफ एन एक्स वो हमारे पास क्या है 1/n स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि देखो इनफाइनाइट करेंगे तो ये हमारे पास 1/∞ समथिंग 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया 0 हो गया। तो देखो यहाँ पर हम एक देख पा रहे, तो अगर लिमिट 0 है तो यहाँ से जो हमारा पहला ऑप्शन है वो तो देखो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ना, क्योंकि लिमिट 0 के लिए कहा है, और जो यहाँ से 1/x स्क्वायर है भैया ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया है। 26 जो है दूसरा वाला क्वेश्चन है, हालांकि 26वें नंबर में था, तो इस नंबर को कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो यहाँ से हमारा जो है पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लिमिट हमारा 0 है, मोनोटोनिक भी है, लिमिट हमारा 0 भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगले क्वेश्चन में क्या है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो क्या कहा है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर है 1 - 1/n स्क्वायर टू द पावर n, है ना। तो यहाँ से अगर इस चीज़ को हम देखें तो इसको हम अगर लॉग लेकर के थोड़ा सा हम सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, लॉग लेकर के अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें, या फिर इसका एक दूसरा लॉग लेंगे तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि लेंदी हो जाएगा, क्योंकि हाँ लेंदी हो जाएगा, क्योंकि n है, फिर 1 - 1/n स्क्वायर है, ठीक है। तो हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड कैसे यूज़ करेंगे, देखो यहाँ पर ना हम ऐसा कर लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर है 1, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, यहाँ प्लस कर देता हूँ, और -1, ठीक है, -1 टू द पावर यहाँ पर मैं कर देता हूँ n स्क्वायर, ठीक है ना। और इस पूरे का जो पावर है वो मैं n स्क्वायर कर देता हूँ, और यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, ब्रैकेट के बाहर मैं कर देता हूँ 1/n, ठीक है, 1/n कर देता हूँ। चलो इसको सही से लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूज कम हो, ठीक है। यहाँ पर मैं पावर में क्या कर देता हूँ 1/n कर देता हूँ। कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पावर में n ही है, वही चीज़ है, हमने सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफाई करा है। देन नाउ अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जब भी देखो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ आ रहा है, तो देखो ये जो लिमिट है ये किस चीज़ का लिमिट है, अब चूँकि यहाँ माइनस का है, ठीक है ना,
यहाँ एन स्क्वायर है तो यहाँ भी एन स्क्वायर, अगर यहाँ एन होता तो यहाँ पर एन चाहिए था हमें, अब यहाँ पर चूँकि माइनस है तो ये जो हमारे पास आ रहा है लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट ई की पावर -1 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 1/n टाइप का हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसको आगे और सॉल्व करूँ तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट -1/n है तो 1/e की पावर 1/n हो जाएगा। ठीक है ना, इस टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इनफाइनाइट ले जाऊँ तो 0 e की पावर 0 दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से माइनस का 1/n है ना, तो हमने अपॉन में लेकर के आए इसको, अब यहाँ पर हो जाएगा 1/1, तो यहाँ से हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 आ जाएगा यहाँ से, तो ये पहला वाला ऑप्शन यहाँ से दिख रहा है करेक्ट है। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और ये भी हमारा गलत हो जाएगा। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये फार्मूला होता है जो कि एक्सपोनेंशियल पावर का फार्मूला हमने यहाँ पर क्या किया है, यूज़ किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताया गया है, इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो देखते हैं। कह रहे कंसिडर द इंटरवल, एक इंटरवल दिया है एंड सीक्वेंस an जो है n = 1 to n है ऑफ द एलिमेंट इन इट। तो सीक्वेंस का जो एलिमेंट है वो हमारा किस में होगा वो हमको इसमें बताना है। एवरी लिमिट पॉइंट जो सीक्वेंस है उसका हर एक लिमिट पॉइंट जो है वो हमारा जो है इसमें होगा -1 से 1 में, और एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ an जो है इसमें होगा -1 और 1 में। द लिमिट पॉइंट ऑफ an कैन ओनली बी इन इस सेट में होगा, द लिमिट पॉइंट ऑफ an कैन नॉट बी इस सेट में होगा, नहीं होगा। तो ऐसे इसमें ऑप्शन में पूछा गया है, तो चलो इसको देख लेते हैं। हमें जनरली क्या करना है, एक ऐसा सीक्वेंस मानना है, और जो सीक्वेंस है वो हमारे इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, कंसिडर द इंटरवल कह रहा है एंड अ सीक्वेंस, इतना जो कि इसके अंदर एलिमेंट उसके है, तो इसके लिए हमें सीक्वेंस माननी पड़ेगी। और देन हम अगर सीक्वेंस को मानते हैं तो देख लो यहाँ पर कैसे हम कर सकते हैं। लेट an को हम मान लेते हैं an को मान लेते हैं 1 - 1/n टाइप का। ठीक है, और n = 1 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है ना। और जिसका हर एक पॉइंट है ना, जिसका हर एक पॉइंट, ये सारे के सारे क्या है, ऑल पॉइंट्स आर इन an जो है किस में है, -1 और 1 में है। ये चेक करके देख लो ना, -1 और 1 में ही है भाई। 1 रख करके देख लो तो 0 आएगा जो कि इसके अंदर है, 2 रख करके देख लो 1/2 आ जाएगा जो कि इसमें है, तो इस बारे सेट में है ना। तो सारे के सारे एलिमेंट इसी सेट में हमारा है। तो अब जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an करते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 - 1/n करते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 1 जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ये हमारा लिमिट पॉइंट है भैया। ओके, ये हमारा लिमिट पॉइंट है। अब चूँकि देखो 1 लिमिट पॉइंट है, बट 1 जो है इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर क्या है, नहीं है। ठीक है, तो इससे हमें तो ये पता लग रहा है कि अगर इसके अंदर नहीं है तो कह रहा है कि एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ an इज इसके अंदर है, कह रहा है। तो इसका मतलब पहला वाला तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब कह रहे हैं एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ an इसके अंदर है, तो अब क्या ये बात सही हो गया कि हर एक लिमिट पॉइंट जो है इसके अंदर है ना, हर एक लिमिट पॉइंट जो है इसके अंदर है, क्या सही है। तो अब देखो इस वाले ऑप्शन में देखो, कह रहे हैं कि द लिमिट पॉइंट ऑफ an जो है कैन ओनली बी इन इसमें। तो अब ये सारी चीज़ें हमें ना थोड़ा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली ऐसे हम नहीं कर पाएंगे, इसको हमें थोड़ा सा चेक करके फिर हमें जा करके देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे इस वाले में एक एग्जांपल और यहाँ पर लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि काफ़ी ऑप्शन है इसमें। और लेट हम एक एग्जांपल और लेते हैं। चलो an जो है 1/2 - 1/n टाइप का ले लेते हैं। ठीक है, और सारे के सारे जो an है वो हमारे किस में आ रहा है, an सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो -1 और 1 में आ रहा है ना, -1 और 1 में आ रहा है। अब हम अगर लिमिट निकालें, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अगर an में करता हूँ तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/2 - 1/n, इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, दैट इज़ यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, 1/2 मिल जाएगा। अब देखो चूँकि 1/2 जो है हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, लिमिट
पॉइंट है, 1/2 हमारा क्या है, लिमिट पॉइंट है। अब देखो चूँकि 1/2 अब देखो, अब एक 1/2 आ गया है और एक 1 आ गया है, तो एक 1/2 आ गया है, तो कह रहे एवरी लिमिट पॉइंट क्या इसी में ही है, ऐसा कहा है कि एवरी लिमिट पॉइंट इसमें ही है, नहीं है। देखो ऐसा भी नहीं है कि एवरी लिमिट पॉइंट इसी में ही आ रहा है, सारे के सारे जो लिमिट पॉइंट है क्या इसी सेट में ही आ रहा है, इसी इंटरवल में ही आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एक बार हम जो है और भी ऑप्शन को रीड करते हैं। द लिमिट पॉइंट्स ऑफ एन कैन ओनली बी इन, इसमें तो देखो 1 तो हमने किया था, 1/2 इसमें है, तो तीसरा ऑप्शन तो यहाँ से गलत हो ही गया ना, फिर तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ से गलत हो ही गया, क्योंकि हमने 2 एग्जाम्पल देखा है, दो में जो है, एक में तो 1 आया है और एक में 1/2 आया है लिमिट पॉइंट। तो देखो 1/2 तो इसमें आ रहा है, लेकिन एवरी लिमिट पॉइंट के बाद कहा है, ठीक है ना, एवरी लिमिट पॉइंट के बाद कहा है, तो इस वजह से इसमें गलत हो गया, क्योंकि 1 तो इसमें है ही नहीं। अब देखो 1 भी है, 1/2 भी है दूसरे वाले में, ठीक है, तो दूसरे वाले में देखो 1 भी है और 1/2 भी है। अब चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। देखो द लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन कैन नॉट बी इन, इसमें क्या इसमें नहीं है, बिल्कुल है। अब कैन नॉट लगा दिया है तो ये भी गलत हो गया। अब देखो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बच रहा है, और जो कि दोनों ही हमारे पास इसमें ही आ रहे, तो इसका मतलब एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन जो कि -1 से +1 में क्लोज इंटरवल में होना है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया है। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है वो है, कह रहा है कि f जो है R में एक मोनोटोनिक फंक्शन है, देन f हैज़ नो डिसकंटिन्यूटीज, f हैज़ ओनली फाइनाइटली मैनी डिसकंटिन्यूटीज, f कैन हैव एट मोस्ट काउंटेबली मैनी डिसकंटिन्यूटीज, f कैन हैव अनकाउंटेबली मैनी डिसकंटिन्यूटीज। तो ये चीज़ हमको बतानी है, हमें एक फंक्शन ऐसा लेना है जो कि मोनोटोनिक होना चाहिए, मोनोटोन होना चाहिए। मोनोटोन का मतलब क्या है, या तो वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो जाए या तो वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो जाए, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देखो अब मैं ना आपको एक रिज़ल्ट लिखाऊंगा, सिंपली इस क्वेश्चन को करने के लिए एक जनरल रिज़ल्ट से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो रिज़ल्ट देखो, सिंस अ मोनोटोनिक फंक्शन since a monotonic function can have at most countably many discontinuities, ठीक है ना। अब देखो जो फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ, है ना, ये फंक्शन में ले रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो अब चूँकि ये मोनोटोनिक तो है ही है ना, ये मोनोटोनिक है एंड ये कंटिन्यूस भी होता है, ठीक है ना, कंटिन्यूस हर पॉइंट पर होता है, ठीक, ये कंटिन्यूस हर पॉइंट पर होता है। और कौन से पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं होता है, ज़ीरो जो है ये जो है सॉरी इंटीजर पॉइंट पर जो है क्या होता है, ये कंटिन्यूस नहीं होता है। तो यहाँ से आप लोग एक चीज़ देखो, अगर मैं इस एग्जांपल को लूँ, इज मोनोटोनिक एंड it is continuous, monotonic and it is continuous everywhere, ठीक है, एक्सेप्ट किस पे, एट इंटीजर्स, इंटीजर्स पर कंटिन्यूस हमारा ये नहीं होता है। तो यहाँ से आप लोग एक चीज़ देखो, अगर इस फंक्शन को हमने देखा है कि अगर एक मोनोटोनिक फंक्शन है, एट मोस्ट काउंटेबली मैनी डिसकंटिन्यूटीज हो सकता है। तो इस एग्जांपल से हमारा क्लियर हो गया ना कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये कंटिन्यूस तो है, खाली इंटीजर्स को छोड़ करके, मतलब डिसकंटिन्यूटीज है, काउंटेबली मैनी डिसकंटिन्यूटीज है, कहने का मतलब ये हो गया ना। तो कह रहे हैं कि f हैज़ नो डिसकंटिन्यूटीज, तो भैया f हैज़ नो डिसकंटिन्यूटी ऐसा तो है ही नहीं, तो भैया गलत हो जाएगा, कुछ डिसकंटिन्यूटीज तो है ही हमारे पास। अब कह रहे हैं f हैज़ ओनली फाइनाइटली मैनी डिसकंटिन्यूटीज, ठीक है, तो
ऐसा भी नहीं है फाइनाइटली मैनी डिसकंटिन्यूटीज, ऐसा भी नहीं है, फाइनाइट तो हमें पता ही नहीं है ना भैया, ये भी गलत हो जाएगा। एफ कैन हैव एट मोस्ट काउंटेबली मैनी डिसकंटिन्यूटीज, तो यहाँ से थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट है। एफ कैन हैव अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल भी नहीं है भैया, काउंटेबिलिटी है तो अनकाउंटेबल है नहीं, बन नहीं सकता है, तो फोर्थ वाला यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, 6th क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और मैंने जब रियल एनालिसिस का कोर्स आपको करवा रखा है तो उसमें मैंने आपको ये सब चीज़ें बता रखा है। ठीक है, तो देखो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर रियल एनालिसिस का जो कोर्स है फॉर दी CSIR नेट, मैंने पूरा सिलेबस को कवर किया है, कोई भी पॉइंट को छोड़ा नहीं है, अच्छे से मैंने कवर कर रखा है, उसमें कई सारे एग्जाम्पल लिया है, कई सारे बेसिक पॉइंट को मैंने डिस्कस किया है। तो आपको मुझे लगता है कि अगर आप एक CSIR नेट का एस्पायरेंट है और बिगिनर है तो आपको मेरा प्लेलिस्ट पूरा वॉच करना चाहिए, उससे आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास कह रहा है कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कंसिडर द फंक्शन है एक एफ एक्स कमा वाई एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, और जो एक्स कमा वाई है वो 1/2 1/3 क्लोज में क्रॉस 1/2 1/2/3 है। द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट 1, 1 अलोंग द डायरेक्शन 1, 1। ठीक है, तो चलो इसको निकालते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ 1, 1। तो डेरिवेटिव देखो यहाँ पर हमें निकालनी है, और यूनिट वेक्टर अगर हमसे पूछा जाए तो यूनिट वेक्टर जो है क्या होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि यूनिट वेक्टर के अलोंग ही हम निकालते हैं। तो सबसे पहला तो यूनिट वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे यूनिट वेक्टर चेक करते हैं, 1, 1 है ही नहीं, तो एक फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है x, y, जो कि हमारे पास दिया हुआ है x²/y² दिया हुआ है, और जो x, y है ना भाई, वो हमारा यहाँ से बिलोंग कर रहा है 1/2, 3/2 क्रॉस 1/2, 3/2, इसमें से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और किस पॉइंट पर है, एट 1, 1, एंड द डायरेक्शन क्या दिया है, डायरेक्शन जो दिया हुआ है वो 1, 1। अभी डायरेक्शन जो यूनिट वेक्टर होना चाहिए, तो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है या नहीं है, तो हम उसको चेक करने के लिए सबसे पहले तो u1 निकालेंगे, और u1 हमारे पास क्या था, 1/√1 + 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, और u2 की अगर मैं बात करूँ तो वो भी हमारे पास 1 है, तो 1/√2 ये भी हो जाएगा। अब दोनों को आप जोड़ करके देख लो, यूनिट वेक्टर ही निकलेगा, इसको करके देख लीजिए, यूनिट वेक्टर निकलेगा। ठीक है, अब देखो जब ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर निकालने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, यूनिट वेक्टर निकालने का, अगर ये u1i है प्लस u2j है, तो इसका यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए u1 जो है अंडर रूट में क्या हो जाता है, स्क्वायर में आ जाता है हमारे पास। ठीक है, कैप जे कैप आई का सॉरी मॉडुलस, हाँ स्क्वायर में आ जाता है हमारे पास a और b का। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार से आप निकाल सकते हो क्या होता है यूनिट वेक्टर, ये देन डिवाइड में हमारे पास क्या होता है, ये होता है। ठीक है, अगर ये u है हमारे पास, ठीक, तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला होता है। तो अब u को आप ये और ये जोड़ दीजिए, एंड देन आप जो है डिवाइड में क्या करिए, इसका यूनिट वेक्टर आप निकाल सकते हो। ठीक है, u का, तो इस प्रकार से जो है आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर में हमारे पास आ गया है। अब देखो यहाँ से क्या है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट 1, 1। ठीक है, एफ इन द डायरेक्शन ऑफ 1, 1 एट f 1, 1, मतलब 1, 1 के डायरेक्शन में, और किस पॉइंट पर, 1, 1 पर है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो लिमिट h टेंड्स टू 0 होता है। ठीक है, और f ऑफ 1 प्लस और जो है u1h होता है, तो u1 हमारे पास अंडर√2h है। ठीक है, कॉमा, यहाँ से ब्रैकेट नहीं लगेगा ना भैया, कॉमन होगा यहाँ पे, कॉमा होगा यहाँ पे, कॉमा, फिर जो है 1 + u2 वही हमारे पास क्या है, 1/√2h, तो ये आ जाएगा माइनस एट 1, 1। ठीक है, ये आ जाएगा डिवाइड बाय यहाँ से क्या हो जाएगा, h हो जाएगा हमारे पास। ये फार्मूला होता है, फार्मूला भी मैंने आपको बता रखा है। अब इसको आप अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, और अगर मैं x² x की वैल्यू ये हो गया,
y की वैल्यू ये हो गया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अगर हम करें तो 1 प्लस एच अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। देन डिवाइड में 1 प्लस एच अपॉन अंडर रूट 2 का यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। पूरे के अपॉन में एच आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये कट जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर एक चीज़ और है ना, 1 कमा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा, ये आ रहा है। अब देखो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये तो ऊपर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। डिवाइड में क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा। टोटल हमारे पास जो आ जाएगा वो हमारे जनरली 0 आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से जो है देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है। देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमारे पास जो दिया है 0 दिया है, इसका मतलब बाकी सारे के सारे जो ऑप्शन है वो हमारे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। देखो एक ना तरीका और भी है इसका, मैं डायरेक्ट भी आपको बताया था कि उस तरीके से भी आप चाहो तो उस तरीके से भी आप जो है इसको कर सकते हो। अब वो तरीका क्या है, जनरली डेल्टा डेफिनेशन से हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैं वही बता देता हूँ आपको। जो फार्मूला हमारे पास देखो ये हमारे पास दिया हुआ है, एक्स कॉमा वाई जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर दिया है। अब जो u वेक्टर हमारे पास आया था अभी u1i है ना, मैंने अभी करके दिखाया था u2j। तो इसका मतलब क्या है कि जो u वेक्टर है वो हमारे पास u1 हमारे पास 1/√2i प्लस 1/√2j आ रहा है, ठीक है। अब फार्मूला जो हमारे पास होता है डेल f वेक्टर इंटू u वेक्टर। तो डेल f वेक्टर इंटू u वेक्टर हम करेंगे तो डेल f हमारे पास क्या होता है, पार्शियली डेरिवेटिव होता है। अब पार्शियल डेरिवेटिव अगर आप करेंगे करली f, देखो डेल f जो होता है ना वो ये होता है, डेल f जो होता है वो हमारे पास करली f ओवर करली x i कैप प्लस करली f ओवर करली y j कैप। तो अगर मैं इस चीज़ को निकालूँ तो करली f अगर मैं निकालूँ तो करली f ओवर करली x जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 2x अपॉन वाई स्क्वायर आ जाएगा ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, बाकी ये तो सेम ही रहेगा। और करली f ओवर करली अगर मैं y कर दूं तो हमारे पास जो आ रहा है माइनस का हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई y की पावर 3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर दें। तो अब जब ये चीज़ आ गया तो हम क्या करेंगे, एट 1,1 पर चेक निकाल ही लेते हैं हम, 1,1 पर हम निकाल लेते हैं। इसमें 1,1 पर अगर देखें तो करली f ओवर करली x जो है एट 1,1 की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1,1 मतलब 1 2 आ जाएगा। और यहाँ पर सिंपली क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। दूसरे की अगर मैं बात करूं करली f ओवर करली y एट 1,1 तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, ये भी हमारे पास जो है माइनस का 2 आ रहा है ना, जनरली माइनस का 2 ही तो आ रहा है, हाँ से ये माइनस का 2 आ रहा है। तो हमारे पास जो हमारे पास अब आ गया है करली f वेक्टर जो आ रहा है करली f ओवर करली x i, तो जो कि आ गया 2i और यहाँ पर माइनस का 2j आ जाएगा, ठीक है। अब फार्मूला जो हमारे पास आया था हम उसको कर देते हैं सॉल्व। तो ये आ रहा है हमारे पास 2i माइनस 2j, डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, 1/√2i प्लस 1/√2j, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 इंटू 1/√2 माइनस 2 इंटू 1/√2 दैट इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हैं। तो इससे भी 0 आ रहा है ना, सही है। तो मुझे लगता है कि आज आपको अच्छे से समझ में आ गया है और जो ट्रिक मैंने बताया है वो आपको याद भी रहेगा। आगे कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप इन सब ट्रिक का यूज़ करके इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और जो है आपको सही लगा वीडियो तो समझ में आया है तो उसको लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देखिए आप लोग वीडियोज़ को वॉच करते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ही आप लोग चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे डीमोटिवेशन होता है और काफ़ी मेहनत होता है वीडियोज़ बनाने के लिए। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड करता हूं, जो कि आप अगर बाहर ख़रीदने जाएंगे तो मुझे लगता है कि 15-20 हज़ार रुपये का ऑनलाइन कोर्स आपको मिलेगा। तो वो चीज़ मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा इस बारे में सोचना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।